हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा बनाकर इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी ऊर्जा का इसमें उत्पादन किया गया है। अभी प्रयोग हो रही तकनीक से अधिक कारगर है नई प्रणाली, नहीं होगा कोई हानिकारक उत्सर्जन। देखिए, इसमें जो सफलता के आकाश पर नित नई ऊंचाइयां छू रहा है उस इसरो, उसके बारे में बताया गया है। चंद्रयान 3, आदित्य L1 और जो एक्सपोसैट अभियान अभी हाल ही में सफल प्रक्षेपित किया गया है, उसके बाद अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। एक्सपोसैट को लेकर एक अलग से वीडियो भी बनाया गया था, वो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसमें इसरो ने देश के साथ इस सफलता को साझा किया और बताया कि PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी कि POEM 3 पर 100 वाट श्रेणी का पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता मिली है। भविष्य में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की भारत की योजना के लिए यह सफलता अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तकनीक से वहां बिजली, पानी और ऊष्मा तीनों अहम आवश्यकताएं एक ही प्रणाली के माध्यम से पूरी की जा सकेंगी। अगर हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि PTI की बात करें तो एनोड के तौर पर ग्रेफाइट का प्रयोग करने वाले लिथियम आयन सेल की तुलना में नई तकनीक के फ्यूल सेल सिलिकॉन ग्रेफाइट को एनोड के तौर पर इसमें प्रयोग किया गया है। इसरो के अनुसार इस अहम प्रयोग का जो प्रमुख उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए ऊर्जा प्रणाली के निर्माण में मदद करने वाला डाटा एकत्र करना था। तो ये एक नई पहल, नई तकनीक से भारत को बहुत फायदा होने वाला है। तो देखते हैं इसका जो प्रसार है वो कितना जल्दी हो पाता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर जब छापा मारने ईडी टीम गई थी तो उस पर हमला कर दिया गया है। कोलकाता उत्तर 24 परगना में 12 जगहों पर ईडी ने जो छापेमारी की है, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। तृणमूल नेता के समर्थकों ने मीडिया कर्मियों के साथ भी पिटाई की है, यानी मारपीट की है और गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी दी और केंद्र ने घटना को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निखिल प्रमाणित बोले कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना, संघीय ढांचे पर यह हमला है। गृह मंत्रालय ने घटना का संज्ञान लिया है और आवश्यक कदम उठाने का इसमें आश्वासन दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि राज्य में संवैधानिक ढांचा कहीं ना कहीं ढहता जा रहा है। वाकई में अगर कोई ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसमें अगर हमला किया जा रहा है, विरोध किया जा सकता था। इस तरीके से जान से मारने की कोशिश करना बिल्कुल तरीके से निराधार है। बंगाल में देखिए राशन घोटाला हुआ था, उसकी जांच में जो लोग संलिप्त पाए गए थे, यानी कि तृणमूल नेता जो हैं शाहजहां शेख, उनके घर पर छापेमारी करने पहुंची थी ईडी टीम। हमले में ईडी के कई अधिकारी जख्मी हो गए। इनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, इनके सर फट गए हैं। स्थानीय जो हॉस्पिटल है कैनिंग हॉस्पिटल, उसमें इन्हें भर्ती कराया गया है। जख्मी अधिकारियों के सिर में काफ़ी गंभीर चोटें लगी हैं और तोड़फोड़ भी की गई गाड़ियों में। यहाँ तक कि लैपटॉप, मोबाइल, मतलब जान की धमकी देकर मोबाइल का पासवर्ड ओपन कराया गया, फिर चेक किया गया कि ये ईडी अधिकारी हैं या मीडिया कर्मी हैं। उस हिसाब से उन्हें छोड़ा जा रहा था और मारा जा रहा था। लैपटॉप तोड़ दिया गया, जो संबंधित कागजात ये अधिकारी ले गए थे उसको फाड़ दिया गया, बैग छीन लिया गया। तो इसलिए मतलब पूरी अराजकता की गई है। और ये बात सच है कि कहीं ना कहीं संविधान का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है कोलकाता में। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मिला दर्जा। केंद्र सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव को शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई है। इसका नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम
रखा गया है। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में किया था, जिसका और जो मंदिर है उसका उद्घाटन या जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उससे पहले सरकार के इस फैसले को अयोध्या को विदेश में रहने वाले हिंदुओं और दूसरे पर्यटकों के लिए खोलने के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि अयोध्या का विकास सिर्फ एक धार्मिक नगरी के तौर पर नहीं बल्कि भारत में नए पर्यटन स्थल के तौर पर किया जा रहा है। अयोध्या में 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी लागू किया जाना है। तो ये एक हब बनने वाला है अयोध्या, और जो आध्यात्मिक नगरी है उसकी तो बात ही अलग है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रहेगा भारत। देखिए, चीन की आर्थिक स्थिति के बिगड़ने की आशंका में निवेशक भारत की तरफ हो रहे हैं आकर्षित। 49 अरब डॉलर का एफडीआई 2022 में आया है। देखिए, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने भी कहा है कि 2024 में जो भारत है वो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगा। यूएन का अनुमान है कि अगले वर्ष भारत की विकास दर 6.2% बनी रहेगी, जो वर्ष 2023 की अनुमानित विकास दर 6.3 से मामूली रूप से कम रहेगी। भारत की विकास दर को लेकर यूएन बेहद उत्साहित है और मानता है कि इसकी वजह से एशिया और दुनिया की समग्र विकास दर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जो भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो तेज होने के पीछे जो घरेलू मांग व सेवा सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का बढ़िया प्रदर्शन माना जा रहा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर दूसरे देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है भारत, और ये भी रिपोर्ट में बताया गया है। भारत ने बेरोजगारी दर के मोर्चे पर भी दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। अगस्त 2023 में भारत के श्रम बाजार में कोरोना महामारी के बाद सबसे ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी रही है, जो बताता है कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। सितंबर 2023 में बेरोजगारी दर 7.1% रही है, जो पिछले एक वर्ष का सबसे न्यूनतम स्तर है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। जो दिल्ली में अस्पतालों में घटिया दवाइयों की आपूर्ति हुई थी उसमें अब सीबीआई जांच की जाएगी। उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है। गुणवत्ता मानकों का परीक्षण पास करने में विफल रही थी ये दवाइयां। इसमें जो कई सरकारी अस्पतालों में ऐसी दवाइयों की सप्लाई हो रही थी जो कारगर नहीं थी, यानी कि उनका प्रभाव नहीं हो रहा था, यानी वो नकली दवाइयां थी। जैसे बीपी हो गई, बीपी की दवाई हो गई, या फिर पेन किलर हो गए। ये सब दवाइयां जो एजेंसी थी पहले उसको 6 महीने का विस्तार दिया गया था, फिर उसको दोबारा 6 महीने का विस्तार दिया गया था। तब से ये मामला उजागर हुआ था दिल्ली उपराज्यपाल के पास, और इसमें 24 दवाइयों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें 22 सैंपल फेल कर गए थे। 2 की रिपोर्ट आना बाकी थी। हालांकि उस 2 रिपोर्ट का क्या हुआ अभी मीडिया में नहीं आ रहा है, लेकिन संभवतः वो भी फेल ही मानी जाएंगी। लेकिन अब इसमें सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देखिए, अनियमितता का आरोप लगा था मोहल्ला क्लिनिक पर, उसके बाद 14 जो डॉक्टर हैं वहां से हटा दिए गए हैं। कहीं दूसरे कर्मचारी दे रहे थे चिकित्सीय परामर्श, तो कहीं बच्चा साथ लेकर ड्यूटी कर रही थी डॉक्टर। ये मामला संज्ञान में नहीं आया था दिल्ली गवर्नमेंट के, उसके बाद ये फैसले लिए गए हैं कि डॉक्टरों को हटा दिया गया है और जो सख्ती है उसे और लागू कर दिया गया है। योजनाओं के प्रचार में अधिकारियों की तैनाती गलत नहीं, हाई कोर्ट। तो ये सरकार की योजना और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए रक्षा व नागरिक अधिकारियों के इस्तेमाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई राजनीतिक प्रतीक चिन्ह नहीं है या किसी राजनीतिक दल का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसमें किसी को कोई शिकायत कैसे हो सकती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोहर और न्यायमूर्ति अमित प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि सरकार किसी व्यक्ति द्वारा नहीं चलाई जाती है, सरकार जो है एक संगठन, राजनीतिक संगठन द्वारा चलाया जाता है। अगर वो कोई योजना लोगों के हित में ला रही है और अधिकारी से बोला जाता है कि उस योजना के बारे में बताइए, तो उसमें पार्टी का नाम कहाँ आया और किसी अमुक व्यक्ति का नाम नहीं आया है, तो जो कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं उसका ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली से बदले गए राज्यसभा उम्मीदवार सुशील गुप्ता की जगह स्वाति मालीवाला
वाल करेंगी नामांकन। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने की है 19 जनवरी को होने वाली राज्यसभा चुनाव के लिए नामों की घोषणा। पीएसी ने निवर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और एनडी गुप्ता को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है। सुशील कुमार गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में खुद को पूरी तरह झोंकने की इच्छा जताई है। राज्यसभा के उम्मीदवारों का भी चुनाव होने वाला है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम की यात्रा ने लक्षद्वीप के पर्यटन को विश्व पटल पर खींच दिया है, ध्यान खींचा है। यानी कि जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए तो अभी भी लगातार दूसरे दिन लक्षद्वीप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आग्रह किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन के लिए लक्षद्वीप को चुनें। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, नए कानून को लागू करने को ट्रेनिंग तकनीक जरूरी। शाह गृह मंत्री ने जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। औपनिवेशिक कानूनों की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अमल में लाने के लिए ट्रेनिंग और तकनीक उन्नयन दोनों जरूरी है। जयपुर में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नए कानूनों को लागू करने के लिए एसएचओ से लेकर डीजीपी तक को ट्रेनिंग और थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक के तकनीक को उन्नयन बनाने पर यानी कि अपग्रेड करने पर बल दिया है। शाह ने फिजिकल और वर्चुअल दोनों तौर पर दोनों मोडों में यह सम्मेलन किया जा रहा है उसकी भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने अपराध से जुड़े डाटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विश्लेषण करने और उसके अनुरूप रणनीति बनाने पर भी जोर दिया है। देश में आंतरिक सुरक्षा के जो मौजूदा हालात हैं उसका ब्यौरा देते हुए शाह ने कहा है कि 2014 के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बने तीनों क्षेत्र जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद से जुड़ी हिंसा के अलावा नक्सलवादी वारदातों में 3/4 की गिरावट आई है। उन्होंने पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन सुरक्षा की नई रणनीति बनाने के दिशा में एक थिंक टैंक के रूप में सामने आया है और इसमें बेहतर प्रदर्शन किस तरीके से पुलिस करेगी ये भी जांचा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि आरबीआई ने राजनीतिक व्यक्तियों के लिए केवाईसी की परिभाषा बदल दी है। देखिए, आरबीआई ने अपने मानदंडों के तहत राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों की परिभाषा को बदला है। इससे उन्हें कर्ज लेने समेत बैंक से जुड़े विभिन्न लेन देन करने में सहूलियत होगी। इसके लिए आरबीआई ने अपने ग्राहक को जाने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं और इसमें जो केवाईसी निर्देशों के तहत पीईपी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी दूसरे देश ने प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें राज्य सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, यानी कि जो दूसरे देशों की यात्रा पर जाते आते रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि कॉलेजियम ने की 4 हाईकोर्ट के लिए 5 जजों के नामों की सिफारिश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने केंद्र को भेजा है नाम। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के स्थायी जज के लिए जस्टिस राहुल और जस्टिस मोक्ष का नाम प्रमुखता से लिया गया है। न्यायिक अधिकारी अरविंद का नाम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के रूप में भेजा गया है। देखिए, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 हाई कोर्टों में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए 5 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को की है। कॉलेजियम, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई भी शामिल हैं, ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश जस्टिस राहुल भारती और जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी के नामों की सिफारिश की है। इसके अलावा अतिरिक्त न्यायाधीश अभय आहूजा को बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है। चुनाव आयोग लगातार इस पर बोलता रहा है। अभी तक 37 प्रश्नों के जवाब दिए जाते थे इनकी वेबसाइट पर, उसको बढ़ाकर 76 कर दिया गया और बिल्कुल क्लियरली बोला गया है कि ईवीएम के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ संभव नहीं है। जब पार्टियां चुनाव हारती हैं तब इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाता है, अन्यथा जिस राज्य में वो जीत जाते हैं तो इस प्रकार का कोई भी आरोप नहीं लगाया जाता है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो ईवीएम है वो किसी भी कसौटी पर खरा उतर सकता है अगर इसकी जांच भी की जाए तो। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं।
साइबर ठगी का धन रोकने में मिल रही सफलता, लेकिन वापसी जो है वो समस्या बनी हुई है। कानूनी अड़चनों के कारण सिर्फ 9 से 10% राशि ही पीड़ितों के खाते में आ पा रही है वापस। पिछले 3 वर्षों में ठगी के 1127 करोड़ रुपए बैंकिंग चैनल में रोकने में मिली है सफलता। देखिए, साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर की मदद से ठगी की रकम को बैंकिंग चैनल में रोकने में मदद मिल रही है, लेकिन केवल 9 से 10% ही पीड़ित व्यक्तियों को उनका पैसा वापस मिल पा रहा है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी जिसे I4C बोला जाता है, अब इन कानूनी बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। I4C के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2021 में हेल्पलाइन शुरू होने के बाद साइबर ठगी की जो रकम है वो बैंकिंग चैनल में तत्काल रोकने की व्यवस्था शुरू होने के बाद से अब तक कुल 1127 करोड़ रुपए की रकम रोकी जा चुकी है, लेकिन इसमें अधिकांश रकम जो है अभी तक चैनलों में फंसी हुई है, जिसको वापस लाने में काफ़ी लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, जिसको कम करने की कोशिश अब इसमें की जा रही है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है कि प्रधानमंत्री मोदी संघ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 1 करोड़ से अधिक पंजीयन किया गया है और 29 जनवरी को भारत मंडपम में होगा इसका आयोजन। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है कि पृथ्वी पहल को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। देखिए, सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित 5 उप योजनाओं वाली पृथ्वी विज्ञान पहल को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। 2021 से 26 की अवधि में इस पर 4,797 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल से अनुसंधान को बल मिलने और प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित अलग अलग उप योजनाओं के लिए आवंटित धन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इस योजना में वर्तमान में चल रही 5 उप योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पहल में शामिल योजनाओं में जलवायु अनुसंधान प्रारूप निरीक्षण प्रणाली व सेवाओं, महासागर सेवाएं प्रारूप अनुप्रयोग जैसे कई योजनाओं को शामिल किया गया है। अच्छा, ये जो है कि ये पृथ्वी पहल है क्या और इसका क्या फायदा होने वाला है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि प्रिंस ऑफ आरकोट के खिताब और प्रीवी पर्स का सुप्रीम कोर्ट को का नोटिस। देखिए, तमिलनाडु के आरकोट के राजकुमार को मिल रही प्रीसी पर्स जो सुविधा है उसको यहाँ पर टारगेट किया गया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में महत्वपूर्ण कानून का मुद्दा शामिल है। तो खिताब और प्रीवी पर्स यानी कि राजाओं को दी जाने वाली पेंशन समाप्त होने के बावजूद प्रिंस ऑफ आरकोट का वंशानुगत पद जारी रखने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले एस कुमार वेल्लू ने वकील विष्णु शंकर जैन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एस कुमार वेल्लू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। शुक्रवार को मामला न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई पर लगाया गया था। कोर्ट ने वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर नोटिस जारी की थी। याचिका में कहा गया कि इस मामले में महत्वपूर्ण कानून का मुद्दा शामिल है। कानूनी सवाल यह है कि क्या भारत का संविधान लागू होने के बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा लेटर पेटेंट के जरिए कुछ लोगों को दिया गया विशेष दर्जा या खिताब जारी रखा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एडिटोरियल पेज से, जिस पर आपराधिक कानूनों में सुधार की सही पहल की गई, यानी जो ये 3 कानून हैं वो बिल्कुल सही हैं। स्वतंत्रता के बाद आपराधिक कानूनों में कुछ परिवर्तन जरूर किए गए, लेकिन उनके संपूर्ण एवं समयानुकूल कायाकल्प का काम अधूरा ही रह गया था। तो इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। आर्टिकल में वो बता रहे हैं कि कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद जो केंद्र सरकार ने 3 नए कानून आपराधिक कानूनों को हरी झंडी दिखाई है, उससे काफी बदलाव आने वाला है। नए कानूनों में भारतीय न्याय संहिता जहां भारतीय दंड संहिता की जगह लेगा, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले लेगा। आपराधिक कानूनों में व्यापक सुधारों पर केंद्रित इन कानूनों पर संसद ने मोहर भी लगा दी है। केंद्र के भागीरथ प्रयासों से ये सब कुछ हासिल हुआ है, संभव हो पाया है। उन्हें समय के अनुरूप सुसंगत भी बनाया गया है। जो कानून अंग्रेजी राज के दौरान
से ही पुराने स्वरूप में थे उसको एक नया रूप दिया गया है, जो भारतीयों के लिए भारतीयों का कानून से संबोधित किया जा रहा है। पुराना जो कानून था वो औपनिवेशिक शासकों के अनुकूल था और उनके जो विरुद्ध जाता था उस हिसाब से वो कानून था। तो एक ये दास्ता थी जिससे बाहर निकलने की कोशिश इसमें की गई है। प्रधानमंत्री मोदी इसे कल्पना शक्ति के अभाव का परिणाम बताते हैं, जिनकी वजह से आज़ादी के दशकों बाद से ये कानून नहीं बदल पा रहे थे और देश भी अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो उठानी ही थी। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि यह सही है कि स्वतंत्रता के बाद इन कानूनों में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन इनके संपूर्ण एवं समयानुकूल कायाकल्प का काम हमेशा से अधूरा ही रहा। अगर हम निर्भया केस की बात करें तो जो सामूहिक दुष्कर्म कांड था उसमें भी पेच फंस गया था कि जो एक अपराधी था वो कम उम्र का था और जो अपराध की सीमा है वो 18 वर्ष से लागू होती है, लेकिन उसकी उम्र थी 16। तो फिर क्या गया कि कानून में थोड़ा परिवर्तन करके उस उम्र को घटाया गया और उसको 16 कर दिया गया। इसी तरह से पिछले सदी के अगर हम 7वें और 8वें दशक में उत्तर भारत में दहेज के मामलों में तमाम घटनाएं सामने आने लगी, तब जाकर दहेज हत्या से जुड़े इसमें कई प्रावधानों में बदलाव किए गए। इसमें किसी महिला की शादी के 7 वर्ष के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में अपनी किसी प्रकार की संलिप्तता न होने के सबूत देने का दारोमदार महिला के ससुराल पक्ष पर डाला गया। ऐसे परिवर्तनों के बावजूद किसी भी सरकार ने आपराधिक कानूनों और आपराधिक न्याय प्रणाली के पर जोर नहीं दिया। यानी कि जो 7 साल के अंदर अगर कोई विवाहिता आत्महत्या कर लेती है तो ससुराल पक्ष को यह साबित करना होता था कि यह हत्या या आत्महत्या दहेज की वजह से नहीं हुई है। तो इस तरीके के भी कानून बनाए गए थे। आगे बताया जा रहा है कि नए कानून में तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान पुलिस को उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। नया कानून वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही के साथ ही मोबाइल फोन, कंप्यूटर या पेन ड्राइव में रिकॉर्ड बनाने के लक्ष्य से यानी कि साक्ष्य के तौर पर उसे देखा जाएगा। आधुनिकीकरण के अतिरिक्त मानवीयकरण पर भी नए कानूनों के मूल हैं, क्योंकि तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और गवाही की रिकॉर्डिंग आरोपितों के पक्ष को बेहतर तरह से पेश कर सकेंगी। कभी कभी होता क्या था कि बोला जाता था कि हमें मार के पीट के ये बयान लिखाया गया है, तो इन सब चीज़ों से अब इसमें बचा जा सकेगा, इस मतलब पारदर्शिता आएगी। सीआरपीसी की जगह लेने वाले नए कानून में जेल अधीक्षक को यह भी अधिकार दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण अच्छा है, यानी कैदी का आचरण अच्छा है और उसने अपनी कुल सजा का 1/3 अच्छे आचरण के साथ काट लिया है जेल में, तो उसे रिहा किया जा सकता है। और यह अधिकार दिया गया है अधीक्षक को, जेल अधीक्षक को दिया गया है। इसमें आगे बताया गया कि नए कानूनों के संदर्भ में राजद्रोह काफ़ी चर्चा का विषय था। उसमें राजद्रोह जो होता है वो वहाँ पर होता है, लागू होता है जहाँ राजाओं का शासन होता है। अभी तक भारत में राजद्रोह चल रहा था, उसको भी चेंज किया गया, राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह किया गया। यानी कि अगर किसी भी कोई भी संलिप्त पाया जाता है भारत के खिलाफ की कार्रवाई में, देश की अखंडता को या फिर आतंकवाद के माध्यम से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे देशद्रोह माना जाएगा। आईपीसी में राजद्रोह से जुड़ी धारा 124A में भारत में विविध प्रकार द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करने या भड़काने के प्रयासों में शब्दों, संकेतों या किसी अन्य प्रकार का उपयोग करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यही राजद्रोह कानून के मूल में था। अब उसकी जगह धारा 150 ने ले ली है, जिसके अनुसार यदि कोई अलगाववाद या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता या भड़काने का प्रयास करता है या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है अथवा भारत की संप्रभुता या एकता एवं अखंडता को खतरे में डालता है, तो उसे आजीवन कारावास या 7 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे कानून हैं जिनको बदला जाना बहुत जरूरी था और ऐसा हुआ भी। बदला तो जा रहा था लेकिन लागू करने में काफी हिचकिचाहट थी, शायद इच्छा शक्ति की कमी थी, जिसको अब दूर करके इसे लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिकता। क्योंकि अब आरोप ये लगाया जा रहा है, देखिए इस आर्टिकल को शॉर्ट में देख लेते हैं। हालांकि आर्टिकल में ज़्यादा उतने फैक्ट नहीं दिए हैं, लेकिन ऐसी न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये जो लेखक हैं शशांक राय, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो ये कहते हैं कि स्पष्ट यह कब कहा जा सकता है कि किसी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र 15 अगस्त 1945 को विवादित था या नहीं था।
देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब भी कई धार्मिक स्थलों को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा था। अगर हम एक यहाँ पर देखिए फैक्ट्स भी दिया गया है, उसको जूम करके दिखाते हैं आपको कि वर्ष 1699 में औरंगजेब की सेना ने काशी का मंदिर तोड़वा दिया और उसके अवशेषों से ही वहाँ मस्जिद बनवाया था। यानी काशी के आसपास के मंदिर तोड़वाए गए और अवशेषों से ही मस्जिद बनवाया गया। हिंदुओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को अवैध निर्माण के रूप में ही देखा है। इसी के चलते 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की दीवानी अदालत में कुछ हिंदुओं ने ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा पाठ और मंदिर निर्माण के लिए वाद दायर किया। ये मामला तब से जो ज्ञानव्यापी मामला चल रहा है वो 1991 का है। इसके लिए भी अलग से वीडियो बनाया गया है, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि जितने भी अभी करंट के वीडियो बनाए जा रहे हैं या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाए जा रहे हैं, उनके लिए प्लेलिस्ट पर या तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक करके एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें ये सारे वीडियो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अब हम आर्टिकल पर वापस आते हैं कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थे तो एक कानून पारित किया गया। उस कानून में यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 के समय से, यानी उस समय 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस परिस्थिति में है वो उसी परिस्थिति में रहेगा। अगर वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। अयोध्या वाले केस को इससे अलग रखा गया था क्योंकि वो केस पहले से चल रहा था और वो एक बहुसंख्य आबादी का के भावनाओं से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए इस केस को अलग रखा गया था। अब जब इसमें अयोध्या पर फैसला आ गया तो उतना दूसरे पक्ष को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब ज्ञान व्यापी को मुद्दा बनाया जा रहा है तो यहाँ पर उस कानून के बारे में मुस्लिम पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि जब 1991 में कानून बन गया था कि जो स्थल पहले जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो अब इसमें बदलाव की क्या आवश्यकता आ गई है। इन स्थानों के धार्मिक चरित्र के बारे में विवाद आज तक जारी है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हालांकि इसमें रिपोर्ट भी मांगी थी, रिपोर्ट पहुंच भी गई है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं किया गया है। तो ऐसी कई बातें हैं जो विवाद का कारण बनती जा रही हैं। अब फैसला इस पर आना निश्चित है, हालांकि इसमें कुछ परिवर्तन, इस कानून में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर किया जाएगा, ऐसा पक्ष जो सत्ता पक्ष है उनकी बातों से लग रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मुस्लिम पक्ष या दूसरा पक्ष इस 1991 को बार बार टारगेट करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज से। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से, जिसमें चालू वित्त वर्ष में 7.3% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था और ये आंकड़ा दिया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। इसमें उन्होंने बताया है कि 296.58 लाख करोड़ रुपए जीडीपी पहुंचने का अनुमान चालू वित्त वर्ष में लगाया गया है। 272.41 लाख करोड़ रुपए रही थी पिछले वर्ष जीडीपी, यानी कि इससे भी ज्यादा रहेगी। 7.2% का अनुमान पिछले वर्ष लगाया गया था, जिसमें 0.3% की वृद्धि देखी जा रही है। इसकी वजह से ही इसे 7.3% रखा जा रहा है। अगर हम बात करें 7.8% की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की विकास दर रही थी और दूसरे तिमाही की 7.6 और तीसरे तिमाही की 7.7 रही थी। तो इसकी वजह से एक एवरेज निकाला गया है कि 7.3% विकास दर रहेगी। यहाँ पर किन सेक्टरों में कितनी प्रतिशत दर रहेगी ये बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी और इस न्यूज़ में उतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। एनपीएस में योगदान पर ईपीएफओ के बराबर मिले कर छूट। देखिए, पेंशन नियामक पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने बताया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में योगदान देने वाले नियोक्ताओं को भी कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय के समान कर छूट देनी चाहिए। इस समय कर्मचारियों के कोष निर्माण में नियोक्ताओं के योगदान में कर छूट में असमानता है, जिसको बराबर करने की बात कही जा रही है। नहीं बेच सकेंगे बिना बीआईएस मार्क वाला बिजली का सामान। देखिए, सरकार ने घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने और इन वस्तुओं की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्विच, सॉकेट, आउटलेट और केबल ट्रैकिंग जैसे बिजली सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए हैं। इस संबंध में उद्योग संवर्धन और अतिरिक्त व्यापार विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार इन वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडार तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो का चिन्ह ना हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इस न्यूज़ को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं।
अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। जो फरवरी में चुनाव होने वाले थे पाकिस्तान में, आम चुनाव, उसको आगे बढ़ाने की बात इसमें चल रही है। नेपाल को 1000 करोड़ नेपाली रुपए का वित्तीय पैकेज देगा भारत। देखिए, विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय के साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कई पुनर्निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने पड़ोसी और विशेष रूप से नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करने के प्रति प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले साल आए भूकंप से प्रभावित नेपाल में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए भारत ने $75 बिलियन, करीब 1000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज दिया है। उनकी यह टिप्पणी तब आई है जब काठमांडू के समक्ष जो उनके विदेश मंत्री हैं एनपी सौद ने ये के साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य पुनर्निर्माण परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। चलिए, तो ये आज का 6 दिसंबर 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।